अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग। फर्स्ट ईयर फिज़िक्स के चैप्टर नंबर 4 को हम डिस्कस कर रहे हैं और आज हमारा चैप्टर 4 का 5th लेक्चर है। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि एनर्जी क्या होती है। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा चैप्टर 4 चल रहा है जिसमें हम वर्क, पावर और एनर्जी के बारे में पढ़ रहे हैं। इससे पहले हमने वर्क पढ़ा है। बच्चों, वर्क में और एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं होता। ठीक है, वर्क क्या है? ट्रांसफर ऑफ एनर्जी। जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट पे वर्क कर रहा होता है तो एक्चुअली एनर्जी ट्रांसफर हो रही होती है, एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा होता है। अब जो ऑब्जेक्ट वर्क कर रहा है, ठीक है, ऑब्वियसली उसका जो एनर्जी लेवल है, ठीक है, वो कम हो रहा है और जिस ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जा रहा है उसका एनर्जी लेवल बढ़ रहा है। ठीक है, सो वर्क और एनर्जी में इस सेंस में कोई फर्क नहीं है। तो फिर एनर्जी क्या है? एनर्जी इज सिंपली कैपेसिटी टू डू वर्क, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट की जो वर्क करने की कैपेसिटी है, जो वर्क करने की एबिलिटी है, दैट इज कॉल्ड एनर्जी। तो आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं एबिलिटी टू डू वर्क, या आप एनर्जी को डिफाइन कर सकते हैं कैपेसिटी टू डू वर्क। तो इस लेक्चर में हम एनर्जी को डिफाइन करेंगे। हम एनर्जी के जो डिफरेंट उसके जो टाइप्स हैं एनर्जी की, लाइक काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, उसको डिस्कस करेंगे और फिर आखिर में हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल को देखेंगे। तो बच्चों, हम स्टार्ट करते हैं एनर्जी की डेफिनेशन से। तो जैसा कि हमने कहा कि एनर्जी क्या है? एनर्जी इज एबिलिटी टू डू वर्क। बच्चों, एनर्जी है एबिलिटी टू डू वर्क। अब एनर्जी की हमारे पास टाइप्स हैं। जो हमारे पास मेजर टाइप्स हैं एनर्जी की, वो है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बच्चों, जो काइनेटिक एनर्जी है हमारे पास, काइनेटिक एनर्जी को हम के ई से भी रिप्रेजेंट करते हैं। और काइनेटिक एनर्जी हमारे पास क्या होती है? काइनेटिक एनर्जी हमारे पास होती है एनर्जी ड्यू टू मोशन, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट में वो एनर्जी जो उसके मोशन की वजह से होती है, दैट इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन इज कॉल्ड काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी को हम मैथमेटिकली लिख सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर। बच्चों, इसमें एम जो है वो मैस है और हाँ जी दसो। अच्छा अच्छा, तो बच्चों इसमें m जो है ये मास ऑफ ऑब्जेक्ट है और v उसकी वेलोसिटी है। तो एनर्जी चाहे काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, एनर्जी का जो यूनिट है वो जूल ही है। वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है, क्योंकि हमने कहा है कि वर्क में और एनर्जी में कोई फ़र्क नहीं है। सो इसलिए वर्क का यूनिट भी जूल है और एनर्जी का यूनिट भी जूल है। वर्क भी स्केलर क्वांटिटी है और एनर्जी भी स्केलर क्वांटिटी है। इसके बाद हमारे पास एनर्जी की जो दूसरी टाइप है, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। बच्चों, पोटेंशियल एनर्जी जो है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन ऑफ अ बॉडी इन अ फोर्स फील्ड। तो पहले हम इसको डिफाइन कर लेते हैं और उसके बाद हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। तो ये क्या है जी हमारे पास? ये है एनर्जी ड्यू टू पोजीशन इन अ फोर्स फील्ड। ठीक है बच्चों, फोर्स फील्ड क्या होती है? बच्चों, जिस तरह हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड है, हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है, हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये सारी फील्ड्स होती हैं फोर्स फील्ड्स। किसी भी फोर्स फील्ड में किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी होती है, दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। अब अगर ये फोर्स फील्ड ग्रेविटेशनल फील्ड है तो फिर वो जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है तो वो कहलाएगी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। अगर वो मैग्नेटिक फील्ड है तो वो कहलाएगी मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो अगर हम
ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को ज़रा यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर ले लें और उसको एक्सप्लेन करें तो हमें पोटेंशियल एनर्जी का कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। तो बच्चों लेट सपोज कि ये हमारे पास अर्थ है और ये सरफेस ऑफ अर्थ है। अब आपको पता है कि अर्थ के अराउंड ये सारी जगह जो ये सारा रीजन जो है ये ग्रेविटेशनल फील्ड का रीजन है। तो अर्थ के अराउंड जितना भी रीजन है इस सारे रीजन में ग्रेविटेशनल फील्ड मौजूद है और ग्रेविटेशनल फोर्स भी मौजूद है। चूंकि ग्रेविटेशनल फोर्स मौजूद है इसलिए हम इसको फोर्स फील्ड भी बोलते हैं। तो बच्चों अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी या कोई भी पोटेंशियल एनर्जी डिफाइन करने से पहले हमें वहां पर बताना होता है एक रेफरेंस पॉइंट, यानी कि कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी जीरो होगी, उस रेफरेंस पॉइंट के हिसाब से हम पोटेंशियल एनर्जी कैलकुलेट करते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट है यहां पर इंट्रोड्यूस करवाना रेफरेंस पॉइंट। बच्चों रेफरेंस पॉइंट क्या होता है? कोई भी ऐसा पॉइंट जहां पर आपकी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, दैट इज कॉल्ड रेफरेंस पॉइंट। अब यहां पर हमने एक रेफरेंस पॉइंट लेना है अर्थ के ऊपर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिफाइन करने के लिए। तो अर्थ के ऊपर जो रेफरेंस पॉइंट हम लेते हैं आमतौर पर जो सरफेस ऑफ अर्थ है उसी को हम जीरो रेफरेंस लेते हैं, यानी कि सरफेस ऑफ अर्थ के ऊपर जहां मैं जमीन के ऊपर खड़ा हूं इस वक्त मेरी पोटेंशियल एनर्जी जीरो है। इसके अलावा कोई और रेफरेंस पॉइंट भी हम ले सकते हैं। मिसाल के तौर पर हम इन्फिनिटी, जमीन से जो इन्फिनिट डिस्टेंस है, तो इन्फिनिट डिस्टेंस से मुराद कि अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड के बाहर कोई भी पॉइंट जो होगा वो इन्फिनिट डिस्टेंस पे होगा, तो उस इन्फिनिट पॉइंट को भी हम रेफरेंस पॉइंट के तौर पर ले सकते हैं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप रेफरेंस पॉइंट कौन सा ले रहे हो, आप सरफेस ऑफ अर्थ को रेफरेंस ले रहे हो या आप कोई और रेफरेंस पॉइंट ले रहे हो। फर्क पड़ता है जब हमारा ऑब्जेक्ट दो पॉइंट्स के दरमियान मूव करता है, या फर्क पड़ता है कि हमारे ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है उस रेफरेंस पॉइंट के मुकाबले में। तो अभी रेफरेंस पॉइंट ये सरफेस ऑफ अर्थ है। सरफेस ऑफ अर्थ से h हाइट पे यहां पर पॉइंट A पर अगर कोई ऑब्जेक्ट पड़ा होगा तो उसकी जो पोटेंशियल एनर्जी होगी, उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी बच्चों mgh। क्लियर हो गया? h क्या है? हाइट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट। अब ये हाइट जितनी ज्यादा होगी पोटेंशियल एनर्जी उतनी ही ज्यादा होगी। इसका मतलब है कि पोटेंशियल एनर्जी, अगर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी की बात की जाए तो ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी किस पे डिपेंड करती है? हाइट पे डिपेंड करती है। इस तरह अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो वो हाइट पे डिपेंड नहीं करती, वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती होगी। इस तरह अगर आप मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो वो किसी और फैक्टर पे डिपेंड करती होगी। ठीक है जी। तो लेकिन सब में कॉन्सेप्ट एक ही है। कॉन्सेप्ट ये है कि किसी भी फोर्स फील्ड के अंदर किसी ऑब्जेक्ट की पोजीशन की वजह से जो एनर्जी है दैट इज कॉल्ड पोटेंशियल एनर्जी। इस तरह से बच्चों अगर एक स्प्रिंग है हमारे पास, उस स्प्रिंग को हमने ऐसे कंप्रेस किया हुआ है, दबाया हुआ है, तो उसमें जो एनर्जी होगी वो कहलाएगी इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो हमारे पास ये जो एग्जांपल थी ये थी हमारे पास ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है बच्चों? इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकती है जी? मैग्नेटिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ये थी हमारी एनर्जी की जो मेजर टाइप्स थी उनको हमने डिफाइन किया। अब आगे बढ़ते हैं हम वर्क एनर्जी प्रिंसिपल की तरफ। तो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है दैट इज वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो जैसा कि आगे हमने स्टार्ट में बात की थी कि वर्क और एनर्जी में कोई फर्क नहीं है। जो वर्क है बेसिकली ये ट्रांसफर ऑफ एनर्जी ही है फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अदर ऑब्जेक्ट। तो वर्क एनर्जी प्रिंसिपल में हम इस रिलेशन को पढ़ेंगे कि किस तरह से वर्क और एनर्जी में रिलेशन बनता है, वर्क करने से किस तरह से एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। तो यहाँ पर हम एग्जांपल ले रहे हैं। हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, ये हमारे पास रेफरेंस एक्सिस है, एक्स एक्सिस है, और यहाँ पर हमने एक अजम्पशन जो यहाँ पर लेनी है वो ये लेनी है कि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो उसका मोशन सिर्फ अलॉन्ग एक्स एक्सिस है। ठीक है, उसका मोशन रिस्ट्रिक्टेड है, सिर्फ एक ही एक्सिस में हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है और वो डायरेक्शन वो एक्सिस कौन सा? एक्स एक्सिस। तो यहाँ पर ये एक्स एक्सिस पर हमारा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है। ठीक है, उसका मास m है और उस पर एक फोर्स लगा रहे हैं आप F। तो बच्चों इस वक्त हमारा पार्टिकल जो है ये पॉइंट A पे है। फोर्स लगाने से हमारी फोर्स ने इसको डिस्प्लेस किया और ये एक नई पोजीशन पे पहुंच गया।
जो नई पोजीशन है उस नई पोजीशन को आप पोजीशन बी कह लें। तो बच्चों पोजीशन ए और पोजीशन बी के दरमियान जो डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है हमारे ऑब्जेक्ट ने वो है फॉर एग्जांपल डी। तो यहाँ पर हम न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई कर सकते हैं, F इज़ इक्वल टू एम ए। फोर्स लगाने से क्या होगा, हमारे ऑब्जेक्ट में एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होगा और ये कुछ फासला तय करेगा। तो दूसरे लफ्ज़ों में हमने फोर्स लगाई, हमारे ऑब्जेक्ट ने कुछ फासला तय किया, तो हमने इस पर क्या किया, वर्क किया। तो बच्चों इसे कह लें इक्वेशन 1। अब इसने ये कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया है, ये डिस्प्लेसमेंट भी कैलकुलेट किया जा सकता है। तो यहाँ पर हम इक्वेशन ऑफ मोशन यूज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने पढ़ा हुआ है जी, 2AD इज़ इक्वल टू VF² माइनस VI²। सिर्फ अगर हम मैग्नीट्यूड लें तो यहाँ से अगर मैं D निकालना चाहूँ तो ये 2A मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड, तो ये हमारे पास आएगा VF² माइनस VI²। इसे कह लें बच्चों इक्वेशन 2। अब आप इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को इनको भी आप मैग्नीट्यूड फॉर्म में लिख लें, ठीक है, ये वेक्टर ख़त्म कर दें। तो इनको दोनों इक्वेशंस को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये हमारे पास बन जाएगा F मल्टीप्लाई बाय D, और MA को इसके साथ मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा MA मल्टीप्लाई बाय VF² माइनस VI² ओवर 2A। बच्चों ये A से A क्या हो गया, कैंसिल, ये हमारे पास बन गया M, इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दें, ये बन जाएगा M VF² माइनस M VI² और डिवाइडेड बाय 2। बच्चों ये अलग अलग कर लें आप, ये न्यूमरेटर जो है इसको अलग अलग लिख लें, इसको हम यूँ लिख सकते हैं M VF² ओवर 2 माइनस M VI² ओवर 2। तो बच्चों आप इसको यूँ भी लिख सकते हैं हाफ M VF² माइनस हाफ M VI², और इस तरफ हमारे पास है F मल्टीप्लाई बाय D। बच्चों फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, तो ये हमारे पास क्या आएगा, ये हमारे पास वर्क आएगा। तो फाइनल जो हमारे पास रिलेशन आ गया, वर्क इज इक्वल टू हाफ M VF² माइनस हाफ M VI²। तो बच्चों ये क्या है, ये हमारे पास है काइनेटिक एनर्जी, ये भी हमारे पास काइनेटिक एनर्जी है, लेकिन ये काइनेटिक एनर्जी है फाइनल और ये काइनेटिक एनर्जी है इनिशियल। तो फाइनल माइनस इनिशियल क्या आ गया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। इसका मतलब है हम अगर किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करेंगे तो वर्क करने से उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी, उसकी काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। अच्छा, अब यहाँ पर ये भी सवाल है कि सिर्फ काइनेटिक एनर्जी में इजाफा होगा। हम यहाँ पर ये अज्यूम कर रहे हैं कि वर्क करने से जो जिस्म है, जो ऑब्जेक्ट है, उसकी सिर्फ एक ही एनर्जी में चेंज आ रहा है और वो आ रहा है काइनेटिक एनर्जी में। ये भी हो सकता है कि उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आए, येस दिस इज़ पॉसिबल। तो ये भी हो सकता है कि वर्क करने से किसी ऑब्जेक्ट की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आए। यहाँ पर वर्क करने से किस में चेंज आया है, इस एग्जाम्पल में काइनेटिक एनर्जी में। काइनेटिक एनर्जी बड़ी है, वर्क करने से काइनेटिक एनर्जी में इजाफा हुआ है। तो बच्चों जो ये वाली एग्जाम्पल थी, इस एग्जाम्पल में देखें, यहाँ पर जब ऑब्जेक्ट पड़ा था तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी 0 थी। आपने उस पर वर्क किया, आपने उसको लिफ्ट किया, उसको उठाया, उस पर वर्क किया और वर्क करके आप उसे एक नई पोजीशन पे ले गए यहाँ पर। तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में आपने उस पर जो वर्क किया है, उस वर्क की वजह से उसकी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आएगा। तो जो चेंज आता है एनर्जी में, वो काइनेटिक एनर्जी में भी आ सकता है और वो पोटेंशियल एनर्जी में भी आ सकता है। तो यहाँ पर जो चेंज आ रहा है वर्क करने से, वो किस में आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी में। और यहाँ पर जो हमने एग्जाम्पल लिया है वर्क करने से किस में चेंज आ रहा है, काइनेटिक एनर्जी में। तो दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। यानी कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क किया जाएगा उसकी एनर्जी बढ़ेगी। क्यों बढ़ेगी, क्योंकि वर्क करने से आप उसे क्या कर रहे हो, आप उसे एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हो, ठीक है। तो बच्चों दिस इज कॉल्ड वर्क एनर्जी प्रिंसिपल। तो इसके साथ ही हमारा चैप्टर 4 का लेक्चर नंबर 5 खत्म हो गया है। इससे जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें हम इंशाल्लाह एब्सोल्यूट ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एनर्जी को डिस्कस करेंगे। तो इस लेक्चर में अगर कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं, और अगर अपने पिछले लेक्चर्स देखने हैं तो उनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। इसके अलावा अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि आपको FSC के अलावा BSc और तमाम सब्जेक्ट्स के क्वालिटी लेक्चर्स मिलते रहें। थैंक यू।